अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन वर्ड सिंपल, इस ट्रांजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इन बिटवीन हो। ट्रांजिशन का मतलब है इन बिटवीन, दरमियान में आने वाली चीज़। आपने कई केमिकल रिएक्शंस में ये पढ़ा होगा कि ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट है। तो वो क्या होती है कि आपके पास केमिकल रिएक्शन में कई चीज़ें बनती हैं, कई आपके पास जो वो इंटरमीडिएट स्टेट्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। उसके बाद वो जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है वो नेक्स्ट डीकम्पोज हो जाती है या फिर अपने आप को रीअरेंज कर लेती हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स होंगे जो कि दरमियान में आते हैं। अब किसके दरमियान में आते हैं ये हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उन वो कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इंट्रोडक्शन में वो क्या लिखता है कि एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड डी और एफ सबशेल, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका के डी और उसके अलावा अगर एफ सबशेल है तो वो पार्शली फिल्ड हों। अगर तो उनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, तो इसका मतलब है कि वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए। अगर उनमें जो है वो एफ सबशेल है, आउटर मोस्ट शेल, तो इसका मतलब है कि एफ सबशेल को पार्शली फिल्ड होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें के डी ऑर्बिटल और उसके अलावा जो एफ ऑर्बिटल है, एफ सबशेल है या डी सबशेल है, इनमें क्या होता है कि आपकी जो ये दोनों जो सबशेल्स होते हैं ये पार्शली फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब ये मज़ीद क्लियर आपको जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें हो जाएगा क्लियर कि किस तरह से जो है हम इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो बताता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ये जो आपके ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो डी सबशेल और एफ सबशेल इनकी ये पार्शली फिल्ड होते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन का मतलब है इन बिटवीन। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ आते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनकी जो है वो जो जगह बनी हुई है वो कहाँ पर है? ये मेटेलिक एलिमेंट्स, जिनको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की जो है उनकी जगह की कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं, तो वो मेटेलिक करेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, उनके, और उसके अलावा नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके अलावा जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके सेंटर में ये आते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मेटेलिक करेक्टर रखने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके अलावा नॉन मेटेलिक करेक्टर रखने वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे उनके दरमियान में है। मतलब अगर हम बात करें मेटेलिक जो आपके एलिमेंट्स हैं, मेटेलिक करेक्टर रखने वाले एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी बात करें, सपोज़ करें उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके अलावा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं? वो पीरियोडिक टेबल के बहुत ज़्यादा राइट साइड पे आते हैं, बिल्कुल राइट साइड पे। और जो आपके जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट के और उसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेटेलिक करेक्टर रखने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट से और नॉन मेटेलिक करेक्टर रखने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो मतलब इनमें जो है वो ना बिल्कुल नॉन मेटेलिक करेक्टर रखते हैं जैसे एलिमेंट्स जो हैं उनके जैसी प्रॉपर्टी हैं, ना ही मेटेलिक करेक्टर रखने वाले जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से मैच करते हैं इनकी, बल्कि इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं और इनके बहुत ज़्यादा लो हैं, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके इन बिटवीन होंगे किसके? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बात की कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका के डी और उसके अलावा एफ सबशेल अगर उनमें प्रेजेंट है तो वो पार्शली फिल्ड होना चाहिए। और उसके बाद हमने बात की कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं,
क्योंकि इसमें जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं मेटेलिक करैक्टर रखने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट से और नॉन मेटेलिक करैक्टर रखने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट के इन बिटवीन होती हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जो है वो अहम रोल है प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो इजीली समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको एलेबोरेट कर सकते हैं, या आपको जो है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3D ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्कैंडियम की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो वो कितना होता है 21, ठीक है। तो अब ये इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने हो गए? 2 2 4 4 एंड 6 10 10 एंड 2 12, ठीक है। हमने कितने करने हैं? 21 करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट इसका आएगा 3p6, कितने हो गए? 12 एंड 6 18। उसके बाद नेक्स्ट 3 हमने जो है वो और फिल करना है यहाँ पे, तो वो किस तरह से फिल करेंगे? 3 4s2 एंड 3d1। ये जो है हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। हमारी बुक्स में क्या होता है कि जो 4s एलिमेंट है वो उसको उन्होंने बाद में लिखा होता है और 3d को पहले लिखा होता है, और हमें भी देख के यही लगता है कि 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन 3d के बाद 4s आता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया हुआ है मैंने। अगर तो है 3d आता तो इसका मतलब है तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो d में ही चले जाते हैं, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इजीली, तो मुझे 4 की तो ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि 4s को पहले फिल किया गया है और 3d को बाद में फिल किया गया है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम जो है वो ऑर्बिटल्स को जो हमारे पास सब शेल होते हैं उनको हम उनकी एनर्जीज़ की बेस पर जो है वो उनको अरेंज करते हैं। ये 1s जो है इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए इसको हमने सबसे पहले रखा है। 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है तो इसको हमने सेकंड पे रखा है। इसके अलावा 2p की जो है वो उससे ज़्यादा है तो हमने इसको जो है वो थर्ड पे रखा है। इस तरह से जो है वो हमारी एनर्जीज़ की वैल्यू जो बढ़ती जा रही हैं। अब जो 4s ऑर्बिटल है, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है 3d से, तो जिसकी एनर्जी कम होती है 3d से इसका मतलब है उसको हम पहले रखेंगे, और 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसको हम बाद में रखेंगे। तो जो पहले रखा गया है जिसकी एनर्जी कम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएगा। जैसे कि सपोज़ करें कि आपके पास जो है वो अगर एक जार है और उस जार में हमने जो है वो बहुत सारी बॉल्स डाल रहे हैं। अब बॉल जो है वो सबसे पहले बॉटम में जाएगी। अगर वो जार कम्प्लीटली एम्प्टी है, खाली है, तो इसका मतलब है वो बॉल पहले उसके बॉटम में जाएगी। बॉटम वाला पार्ट जो है वो फिल होगा उन बॉल से, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट फिल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपका जो सबसे पहले 1s सबसे बॉटम वाला ऑर्बिटल है, इसका मतलब है सबसे पहले ये फिल होगा, फिर 2s2, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 4s। उसकी एनर्जी 3d से कम है, ये नीचे आता है, और 3d की एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर आता है, तो इसकी वजह से 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में फिल होगा। अब यहाँ पर जो है वो हम आम तौर पर हमने देखा है कि जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है या आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका 3d मतलब और उसके अलावा जो 4s ये दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
ये दोनों आपके पास जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है। अगर 3D से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो स्कैंडियम जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर मैं 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो ये +2, पहले का एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है तो +1, और एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो S से निकाल दूंगी तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर मैं एक और बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिमूव कर दूंगी तो ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इनकी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं जिनको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही वजह है कि आपके स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो जब तक हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नहीं समझ लेते हम आगे मूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, ठीक है। अब ये जो 22 एटॉमिक नंबर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। किस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखिए 22, एक ही इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो डी में जो है वो जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 2, 2, 4 एंड 6, 10, 12, 16, 16 एंड 2, 20, 20 एंड 2, 22। तो ये आपके टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, वनेडियम की। वनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। ये आपकी जो है वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें सिंपली क्या फ़र्क आया है कि टाइटेनियम में आपके पास जो है 22 एटॉमिक नंबर था, तो इसका मतलब है कि हमने 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल करने थे। इसी तरह वनेडियम में 23 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो कितने फिल करने हैं? 23 फिल करने हैं। तो लास्ट पे आपके पास देखिए 2, 2, 4, 4 एंड 2, 4 एंड 6, 10, 10 एंड 2, 12, 12 एंड 6, 18, 18 एंड 2, 20, 20 एंड 3, ये 23 आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे के पूरे ये जो आपके सारे के सारे ऑर्बिटल हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? 2, 2, 4, 4 एंड 6, 10, 10 एंड 2, 12, 12 एंड 6, 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन सा एलिमेंट होता है? आर्गोन। तो अगर मैं सिंपली ये सारे ऑर्बिटल लिखने की बजाय आर्गोन लिख दूँ इसकी जगह, और बाकी के 2 ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैं लिखूँ हर एलिमेंट की, वो डिफरेंट होगी। देखें इसमें भी ये इतनी कन्फिग्रेशन इनकी सबकी सेम है। नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट्स की भी ये सारी की सारी सेम ही होगी। तो इसका मतलब है कि मैं इसको आर्गोन लिखूँगी। बाकी ये वाली चेंजिंग आ रही है। देखें यहाँ पर 4s में 2 थे, यहाँ 3d में 1 था, और उसके अलावा जो है वो यहाँ 4s में 2 चले गए, 3d में 3 चले गए। तो इस तरह ये वाली चीज़ जो है वो डिफरेंट आ रही है। ये वैलेंस शेल है इनके, वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं इनके, और ये जो है वो आपके इनर ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है इनमें हम इनको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन है, इनमें फ़र्क है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो अब नेक्स्ट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वहाँ पर हम आर्गोन को ही लिखेंगे। हम ये पूरी की पूरी जो कन्फिग्रेशन है इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लास्ट वाले शेल्स की बात करेंगे उस एलिमेंट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ जाता है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24।
इसके स्टार्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आर्गोन ही लिखूँगी और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखेंगे हम किस तरह से। देखिए 18 एलिमेंट्स तो पूरे हो रहे हैं, तो 24 हैं टोटल इसमें। 18 एलिमेंट्स के लिए तो मैंने आर्गोन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो मैंने आर्गोन लिख दिया। बाकी बचे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हमने फिल करना है। तो 4s में आपके पास कितने चले जाएंगे, अभी हम जो है वो यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। देखें 3d में असूलन क्या होना चाहिए कि 4s में 2 चले गए और 3d में बाकी बचे हुए कितने चले गए, 4 चले गए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, वो ये केस है कि जब भी आपका 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसको हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन दे कर देते हैं। हाफ फिल्ड होने का क्या मतलब है, d जो आपका ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहाँ देखें 3d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका हाफ होने में, हाफ फिल्ड होने में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि जो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर 3d में डाल देंगे। डालने की वजह से होगा क्या बेसिकली यहाँ पर कि आपका जो 3d ऑर्बिटल है वो या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर हाफ फिल्ड हो तब ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हर चीज़ यूनिवर्स की जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी चाहती है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन मूव करवा के हम 3d में भेज देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये इस तरह से नहीं होगी। वो किस तरह से होगी, क्रोमियम 24, इसका आर्गोन के पहले एलिमेंट्स को हमने आर्गोन लिख दिया। नेक्स्ट आ गया 4s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में 5। अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है 4 क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मैंगनीज़ की, तो मैंगनीज़ के जो है वो कितना होता है 25। अब ये 25 जो है इसको पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है आर्गोन लिखेंगे। उसके अलावा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, आयरन आ जाता है Fe। आयरन में कितने होते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसकी अगर हम लिखें तो आर्गोन 4s2 3d6। इसके बाद नेक्स्ट कोबाल्ट 27, पहले लिख लेते हैं। निकल 28, उसके अलावा कॉपर 29। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जिंक में कितने 30। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, सबके स्टार्ट में 18 इलेक्ट्रॉन के बजाय हम लिखेंगे आर्गोन 4। अब हमने बाकी के फिल करने हैं 4s2 3d, और देखें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये d में जाएगा। इसी तरह 4s2 3d, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टोटल 8। इसके बाद नेक्स्ट पे कॉपर में क्या होगा कि आपका जो है 4s। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जब भी आपका d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो तो इसका क्या मतलब है कि वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पर अगर वो हाफ फिल्ड नहीं हो रहा था तो हमने उसको ज़बरदस्ती हाफ फिल्ड करा दिया था। यहाँ पर भी हम देखें कि अगर आपका 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भेज दूँ और 3d में मैं कितने कर दूँ, असूलन कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए ना। लेकिन अगर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन इस 4s से यहाँ भेजने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो रही है, मतलब 3d कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, 4s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डालूँगी और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें डाल दूँगी, और ये हो जाएंगे 10 टोटल, और ये इसकी जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है वो कन्वेंशनली आएगी, जैसे हम आमतौर पर लिखते हैं 4s2 3d10,
ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 4s में चला गया और यहाँ पे 10 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई और बहुत सिंपल है। इसको जो है वो आपको ये प्रॉपर्टीज़ पर मूव करने से पहले ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब हमारे काम की बात जो है वो क्या है। इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के बाद हमने क्या रिज़ल्ट जो है वो निकाला है वो हमने देखना है, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करें इस टेबल पे, इस जो है वो आपके सामने जो शो हो रहा है पेज, इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो क्या दिखाया गया है, इन तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाया गया है। देखें ये आपका जो है वो डी के सब शेल है, मतलब कि ये आपका जो है वो देखिए जो डी है उसमें कितने सब शेल होते हैं, उसमें टोटल आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डी के 1 2 3 4 5 जो है ये ऑर्बिटल्स डी के दिखाए गए हैं और ये जो 4s है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हम याद करें कि स्कैंडियम का अगर हमने बात की थी तो स्कैंडियम में डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पर प्लेस किया गया है और उसके अलावा जो उसका 4s था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहाँ रखा गया। टाइटेनियम में अगर हमने बात की तो उसमें हमारे पास जो डी में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। आपको पता है असूल क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से फिल करते हैं कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स 2 से 3 हैं तो आप सबसे पहले उनको अलग अलग ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, फिर अगर और एक्स्ट्रा बचते हैं तो उनकी आप पेयरिंग करते हैं। यहाँ देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, आप इनको यहाँ पे फिल कर सकते थे, लेकिन ये आपके रूल के ख़िलाफ़ है। हमारे पास जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए हमने पहले उनको सब में फिल करना है, उसके बाद अगर फिर भी बचता है तो हमने उसकी पेयरिंग शुरू कर देनी है। अब यहाँ पर देखें वनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो सारे के सारे हमने यहाँ प्लेस कर दिए। क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन थे। याद करें क्रोमियम में हमने ज़बरदस्ती जो है वो स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से जो है मूव करवा दिया था। कहाँ पर? उसको हमने जो है वो 3D में भेज दिया था 4s में। तो 4s में जो है क्रोमियम के देखें एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके जो 3D है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब तमाम ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मैंगनीज़ की वैसे ही उसके 2 इलेक्ट्रॉन 4s में थे और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन उसके 3D में थे। अब अगर आगे गौर करें मैंगनीज़ से आगे तो क्या होगा कि आयरन आ जाता है। आयरन में आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर 3D में। तो अब आयरन में देखें 5 इलेक्ट्रॉन तो अकेला अकेला हर ऑर्बिटल में आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो मैंने आपको कहा कि उसकी वजह से पेयरिंग शुरू कर देनी है, तो आपकी जो है इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पहले ऑर्बिटल की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में हमारे पास 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में आपके टोटल कितने देते 7, तो 5 जो है वो सब में सेपरेट फिल कर दिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो 2 बचे थे उनकी हमने पेयरिंग कर दी। इसी तरह निकल में भी आपके पास जो वो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह कॉपर में अगर हम बात करें तो कॉपर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है 3D के, और 4s का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। याद करें हमने कॉपर को भी स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से मूव करवा दिया था कॉपर में, ताकि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। उसके 9 हो रहे थे तो हमने उसको एक इलेक्ट्रॉन मूव करवा के कॉपर के 3D में तो उसको स्टेबल कर दिया। इसी तरह अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें भी देखें कि आपका जो 3D था उसमें टोटल 10 थे और उसके अलावा 4s में 2 थे। तो ये जो है वो इसकी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं। और बेसिकली यही जो एंगल है यही हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेगा, मतलब कि जहाँ पर पेयरिंग होगी, यहाँ जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेंगे कि उनका ग्राफ जो है वो किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करने से पहले आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना होगा। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रोयन वाला है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो है इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू।